दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज 22 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों और उन पर आधारित प्रश्नों के साथ साथ फैक्ट्स को भी देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी सीरीज़ में देखते हैं पहला प्रश्न जो कि मुझे लगता है कि 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैं सभी तरीके से डिस्कस करूँगा। किस देश ने अभी हाल ही में S-500 एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है? विच कंट्री रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड S-500 एन एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम? USA, चाइना, रशिया और फ्रांस। देखिए, ये रशिया ने किया है। तो यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि एंटी डिफेंस मिसाइल क्या होता है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए, मिसाइल का मतलब आप लोग समझते हैं। मिसाइल को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेपास्त्र। क्या बोलते हैं? प्रक्षेपास्त्र। अस्त्र का मतलब क्या होता है? अस्त्र वो चीज़ होती है जो फेंक के मारी जाती है। और प्रक्षेप का मतलब वो प्रक्षेप के तरीके से देखो, प्रक्षेप गति कैसे होती है? जो इस तरह से परबोली बनाता है, यानी कि ये परवलयाकार जो गति होती है, ऐसे किसी एंगल पे जाके गिरती है, तो इसे प्रक्षेप कहा जाता है। तो मिसाइल क्या होता है? फेंक के मारी जाती है। और वो किस तरह से मारी जाती है? इस तरह से, प्रक्षेप के अनुसार मारी जाती है, इसलिए इसको प्रक्षेपास्त्र कहा जाता है, यानी कि मिसाइल, इंग्लिश में मिसाइल कहा जाता है। ठीक है, अब मिसाइल समझ में आ गया। एंटी मिसाइल क्या हो गया? एंटी डिफेंस मिसाइल का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो मिसाइल को हवा में ही मार गिराए। मतलब समझ रहे? मान लीजिए कोई देश है, ठीक है। इस देश ने क्या किया? एक मिसाइल छोड़ा इस देश पर, और इस देश ने क्या रखा है? एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा। तो क्या करेगा? हवा में ही उस मिसाइल को काउंटर करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है? एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ठीक है। तो रशिया ने क्या बनाया है? S-500। क्या बनाया है? S-500। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक साथ ये 500 मिसाइल को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। समझ में आया? तो बहुत ही ज़्यादा हाई कैपेसिटी वाला ये मिसाइल है। मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं, ये है एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-500। ये 500 मिसाइल एक साथ जो है हवा में मार गिरा सकता है। और कितने रेंज तक? 600 किलोमीटर। मतलब 600 किलोमीटर दूर से आ रही किसी भी मिसाइल को ये हवा में मार के गिरा सकता है। और अगर उसकी संख्या 500 है तो 500 तक भी गिरा सकता है। ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। अब इसी से रिलेटेड जो और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जरा समझिए। तो ये कोई नया एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम नहीं है, और भी मिसाइल सिस्टम है। जैसे रशिया ने इससे पहले एक बनाया था S-400, ठीक है। तो इसने अपग्रेड करके S-500 कर दिया है, तो वो 400 मिसाइल एक साथ दाग सकता था। ठीक है। भारत ने क्या किया है? भारत के आपको पता है दो दोहरी चुनौतियाँ हैं। एक चीन से चुनौतियाँ हैं, इधर से पूरब की तरफ से, और पश्चिम की तरफ से पाकिस्तान की चुनौतियाँ हैं। तो भारत क्या कर रहा है? अपने बॉर्डर पर, दोनों बॉर्डर पर S-400 को सेटअप कर रहा है। समझ में आया? तो S-400 आपसे पूछा जा सकता है कि भारत किस देश से खरीदता है? तो किससे खरीदता है? रशिया से खरीदता है। तो लगा दिया यहाँ पर। अब अगर भविष्य में कभी युद्ध होता है तो अगर पाकिस्तान या चीन जो है हम पर मिसाइल से हमला करते हैं, तो ये तैनात हो जाएगा और हवा में ही उन मिसाइल को मार गिराएगा। तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। तो रशिया के पास दो इससे सिस्टम हो गए, S-400 और S-500। अमेरिका के पास भी एक ऐसा सिस्टम है, इसे वो थाट कहता है। क्या कहता है? थाट। ठीक है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिका में जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, थाट। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन सकता है, S-500, S-400 और थाट से। तो होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे रशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। रशिया आपको पता ही है, ये आपको दिख रहा है मैप में, ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी लार्जेस्ट कंट्री है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नहीं, इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है, पहली बात। दूसरा, इसके राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है इसके। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन। इसकी राजधानी यहाँ आपको दिख रही है, ये है मॉस्को। ठीक है, ये है मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रूबल है। क्या है? रूबल। तो ये 4 चीज़ आपको क्लियर हुई। सबसे बड़ा देश है, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ जो है करेंसी क्या है? वो है रूबल। एक और चीज़ जो पूछी जा सकती है रशिया से, कि दुनिया में सबसे गहरी झील यहाँ पर है, उसका नाम है बैकाल। क्या नाम है? बैकाल। आपसे पूछ लिया जाएगा दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल है। और बैकाल है कहाँ पर? रशिया में है। समझ में आया? याद रखिएगा, जो बहुत बड़ा देश होता है उसका अपना भौकाल होता है, तो भौकाल से याद आ जाएगा बैकाल। ठीक है। तो बैकाल देश है। एक और चीज़ जो पूछी जा सकती है यहाँ पे, कि रशिया में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है, यहाँ पर है, उसका नाम है एल्ब्रुश। क्या नाम है? एल्ब्रुश। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है?
एल्ब्रुश। एक और चीज़ पूछी जाती है, यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है वोल्गा। क्या? वोल्गा। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा। ठीक है, वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं पूरे सिस्टम को। रशिया में जो ज्योग्राफी से प्रश्न बनेगा, क्या बनेगा? वो वोल्गा बनेगा। वोल्गा क्या है? लार्जेस्ट रिवर है किसकी? ऑफ यूरोप। ठीक है। दूसरी बात क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि बैकाल लेक पूछा जा सकता है। तो बैकाल क्या है? लार्जेस्ट नहीं, डीपेस्ट है। हाँ, ठीक है, डीपेस्ट लेक। और एक चीज़ जो है, रशिया में एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि रशिया दो दो कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, आधा इसका भाग इधर जो है यूरोप में है और इधर वाला पार्ट जो है एशिया में है। ठीक है, ये यूरोप में, एशिया में है। और इसको जो विभाजित करने वाली एक पर्वत है उसका नाम है यूराल। क्या नाम है? यूराल। तो यूराल पर्वत भी पूछा जा सकता है। देखिए, ज्योग्राफी को भी कवर करना है हमें। ठीक है, तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ तो बहुत ध्यान से सुना करिए और उसे नोट कर लिया करें कहीं पर, और उसे बार बार रिवाइज किया करें। ठीक है, तो रशिया से यही क्वेश्चन बनेगा, यूराल पर्वत बनेगा, वोल्गा बनेगा, वोल्गा रिवर बनेगा, और बैकाल लेक बनेगा। ये इसकी ज्योग्राफी है। ठीक है, तो आज देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला सेकंड क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया नामक योजना का विस्तार 2025 तक कर दिया है। यह योजना किससे संबंधित है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम टू 2025। दिस टीम नहीं, स्कीम है। दिस स्कीम इज़ रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है स्टैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, उसका जो कार्यक्रम था पहले 2022 तक था, अब उसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया है कि अब इसे 2025 तक लागू किया जाएगा। तो इसको बताना है कि आपको ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, आदिवासी एवं महिलाओं में उद्यमशीलता। यानी उद्यमशीलता का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता का मतलब होता है नए रोजगार सृजन करना। मतलब जैसे कि आप नए आइडियाज़, नए थॉट्स लेकर आते हो और नए बिजनेस सेटअप करते हो, तो उसे उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो भारत में जैसे एक कल्चर है कि पढ़ लिख कर नौकरी करना, नहीं, अब भारत सरकार का ये सोच है कि इससे जो है रोजगार ज़्यादा नहीं बढ़ते, बल्कि लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप करना जिससे वो रोजगार स्वयं क्रिएट करने के बारे में सोचें, ना कि रोजगार को ढूंढने के बारे में। तो रोजगार कैसे क्रिएट होगा? जब बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। बिजनेस कैसे आएंगे? नए जब आइडियाज़ आए, न्यू आइडियाज़ आएंगे। न्यू आइडियाज़ कब आएंगे? जब इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये महिलाओं और SC ST जितने वीकर सेक्शन हैं उनको अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो इसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। समझ में आया? ये अब 2025 तक लागू किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बाकी योजना के बारे में मैंने बता दिया, फिर भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को कृषि क्षेत्र के बाहर, एग्रीकल्चर से बाहर, जो कि विनिर्माण, सेवा, व्यापार में है, एक ग्रीन फील्ड उद्यम। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब होता है नया, जहाँ दो तरह की फील्ड होती हैं, एक ग्रीन फील्ड होता है, एक ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब होता है जो पहले से कोई इंडस्ट्री चल रही होगी उसको नए तरीके से जो है डेवलप किया जाए, और एक होता है जब एकदम नया नया कोई उद्यमशीलता स्टार्ट होता है तो उसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ग्रीन फील्ड स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और बैंक ऋण प्रदान करना। समझ में आ गया थोड़ा सा? ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आज का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स ऑफ नेशन इज बीइंग सेट अप इन विच प्ले नहीं है, ये विच प्लेस है। थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है, बेयर विद मी। प्लेस बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जामनगर, बरौनी, पानीपत या मथुरा। देखिए, ये चारों जो देश के बड़े जो है क्या हैं, रिफाइनरीज हैं। क्या है? रिफाइनरी का मतलब समझते हैं? शोधन केंद्र। शोधन केंद्र क्या होता है? देखिए, जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं गल्फ़ कंट्रीज से, कच्चा तेल समझ रहे हैं, क्रूड ऑयल। कच्चा तेल जब मंगाते हैं तो उसे शोधित किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है। जब शुद्ध होता है तब वहीं से पेट्रोल निकलता है, वहीं से डीजल निकलता है, वहीं से केरोसिन निकलता है। तो ये तीन चीज़ें हमें कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए हम जगह जगह पर परिशोधन का शालाएँ या रिफाइनरी सेंटर स्थापित करते हैं। तो आपसे एक प्रश्न बनेगा कि देश का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है? तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा रिफाइनरी तो जामनगर गुजरात में है। ये रिलायंस ने सेटअप किया है, RIL।
ठीक है। अगर बात करें कि सरकारी सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा सरकारी, ये तो प्राइवेट है, देश का सबसे बड़ा सरकारी अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, मथुरा में है, ठीक है। और इसी मथुरा में, ध्यान दीजिए, इसी मथुरा में देश का पहला ग्रीन प्लांट स्थापित किया जा रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। देखिए न्यूज़ है, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये क्या है, एक तरह का महारत्न है, महारत्न कंपनी। एक बार मैंने समझाया था, महारत्न का मतलब समझिए कि देश की सबसे बड़ी कमाऊ कंपनी है ये सरकारी, ठीक है। जो सरकार ऐसी कंपनी है जो देश को लगभग 5,000 करोड़ या इससे ज़्यादा का वार्षिक नेट प्रॉफिट अर्न करके देते हैं, उन्हें महारत्न कंपनी कहा जाता है, ठीक है। तो आईओसी एक तरह का महारत्न कंपनी है। आईओसी टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट मथुरा रिफाइनरी, समझ में आ गया। मथुरा जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी रिफाइनरी है, वहीं पे स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन देखो कई प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने सभी प्रकार के हाइड्रोजन को यहाँ पे लिखा है। देखिए, एक होता है ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक है, एक होता है ग्रे हाइड्रोजन, एक होता है ब्लू हाइड्रोजन और एक होता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो 4 तरह के हाइड्रोजन होते हैं। जो ब्राउन हाइड्रोजन होता है वो कहाँ से बनता है, कोल के गैसिफिकेशन से। जब कोयला को गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो हाइड्रोजन बनेगा वो कौन सा होगा, ब्राउन, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ब्राउन कैसे बनेगा, कोयले के गैसिफिकेशन यानी कोयले के गैसीकरण से प्राप्त होगा, ठीक है। और दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन फॉर्म नेचुरल गैस थ्रोज ऑफ कार्बन बेस्ड। जो कार्बन बेस्ड होते हैं, कार्बन बेस्ड मतलब कार्बन के अपशिष्ट होते हैं, कार्बन के अपशिष्ट जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि गोबर वगैरह है, ठीक है, या और भी तरह के जो बायो वेस्ट होते हैं उन्हें कार्बन वेस्ट कहा जाता है। जो कार्बन वेस्ट वो होता है, उससे जो हमें गैस प्राप्त होती है वो कौन सा प्राप्त होती है, ग्रे प्राप्त होती है। आपसे यही पूछा जा सकता है, कभी कभी मैच कराने को आ सकता है कि कौन किससे प्राप्त होता है, बस इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा। तो ब्राउन किससे प्राप्त होता है, कोयले के गैसिफिकेशन से। ग्रे कैसे प्राप्त होता है, कार्बन वेस्ट से प्राप्त होता है, कार्बन अपशिष्ट से प्राप्त होता है, ठीक है। और अगला जो ब्लू हाइड्रोजन है वो किससे प्राप्त होता है, ये थोड़ा क्लीनर वर्जन है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, कार्बन आर कैप्चर्ड एंड स्टोर और रीयूज्ड, समझ में आया। जो कार्बन एमिट होता है, मतलब नहीं समझे, कहीं से भी अगर कार्बन गैस जो बाहर निकल रही है उसको जो क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, समझ में आया। मतलब जो स्वतः एमिशन होता है, एमिशन मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा होता है उसी को अगर स्टोर और टैप कर लिया जाए तो वो कौन सा होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है। तो रिलेट कैसे करोगे भाई, उड़ के कहाँ जाएगा, आकाश, आकाश का कलर कैसे होता है, नीला, तो ब्लू हाइड्रोजन कहाँ से हो गया, समझ में आया, उड़ के आएगा तो आकाश में उसे ट्रैप कर लिया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब जल के अपघटन से प्राप्त होता है, समझ में। अपघटन का मतलब होता है उसे जो है क्या किया जाएगा, जैसे H2O है, ठीक है, इसे आयन में कन्वर्ट कर लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2H+ और क्या कहते हैं O-, ठीक है। तो इस तरह से जब सेपरेट कर लिया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर लिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन, समझ में आ गया, क्लियर है। ग्रीन हाइड्रोजन जल के अपघटन से, ब्लू हाइड्रोजन आकाश में ट्रैप करके प्राप्त होता है। ग्रे हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा, ये कार्बन के वेस्ट से प्राप्त होगा। और क्या कहते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन कोयले के गैसिफिकेशन से। बस यही आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आज का, कि हाल ही में किसे राज्यसभा का उपनेता बनाया गया है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा, रविशंकर प्रसाद, मुख्तार अब्बास नकवी, पीयूष गोयल या स्मृति ईरानी। सही आंसर क्या है, मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा का सदन नेता भी बनाया गया था, नेता बनाया गया था, किसे बनाया गया था, उसे पीयूष गोयल को बनाया गया था, ठीक है। तो इस समय दोनों नेता हो गए हैं, कौन, एक सदन नेता, जब ये अब्सेंट रहेंगे तो सदन की कार्यवाही को सरकार की तरफ से लीड कौन करेगा, मुख्तार अब्बास नकवी, समझ में आ गए, ठीक है। ये है मुख्तार अब्बास नकवी जो इस समय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ही इज कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, पीयूष गोयल से पहले कौन हुआ करते थे, थावरचंद गहलोत हुआ करते थे, क्या होते थे, राज्यसभा के सदन नेता थे। वो चूँकि गायब हो गए हैं, क्यों, क्योंकि उनको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया है, तो उनकी जगह पे पीयूष गोयल आ गए हैं। और पीयूष गोयल अगर एब्सेंट रहेंगे तो उनकी जगह पे ये सदन की कार्रवाई को लीड करेंगे सरकार की तरफ से, समझ में। अभी भी ध्यान दीजिए, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है इस समय, वेंकैया नायडू हैं। तो उनका काम क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेगा, ये प्रोसीडिंग को हेड करेगा। जबकि देखिए, कोई जब हाउस होता है तो हाउस में ये होता है चेयरपर्सन, ठीक है, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे राज्यसभा में कौन बैठेंगे, ये वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, ठीक है। और एक तरफ होता है यहाँ पे मान लीजिए
थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कौन बैठते हैं, गवर्नमेंट के लोग, यानी कि सरकार के समर्थन वाले, समझ में आए। और इधर मान लो बैठते हैं कौन, ऑपोजिशन। यहाँ पे कौन बैठते हैं, ऑपोजिशन, समझ में आया। यहाँ विपक्ष वाले हैं। विपक्ष का काम क्या होता है, विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार से प्रश्न पूछेगी और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे जवाब दिया जाए किसी ऑपोजिशन को, और वो जवाब ऑपोजिशन को देने के साथ साथ वो जनता को भी जवाब दिया जाता है। तो ऑपोजिशन का काम है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार से पूछना, और सरकार का दायित्व है कि वो उन सभी सवालों का उचित जवाब दे, गोलमोल जवाब न दे। जैसे कि कल मैं आपको बता दूं, कल संसद में किसी सांसद ने सरकार से पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मृत्यु हुई थी कोरोना काल में, अभी दूसरी लहर में। तो सरकार का जवाब मालूम है क्या आया, इतना गैर संवेदनशील जवाब है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झूठ सरकार ने बोला है। कि सरकारें ऐसी होती है, इनको इतना ज़्यादा घमंड हो चुका होता है अपनी सत्ता का कि इतनी बदतमीजी पे उतर आते हैं। इतने सैकड़ों लोग मरे थे, कितने फोटोज सर्कुलेट हुए थे कि मुंह से जो है ब्लो कर रही थी औरत अपने पति को बचाने के लिए, और इन लोगों की जो है संवेदनशीलता मर गई है। फिलहाल इनकी बात करने लगेंगे तो काफ़ी बात हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं राज्यसभा की कार्रवाई ऐसी होती है, समझ, राज्यसभा या लोकसभा दोनों कार्रवाई होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, समझ में। अब गवर्नमेंट में जो लीडर है, जो एक होता है गवर्नमेंट का लीडर, समझ में आया, और एक होता है ऑपोजिशन का लीडर। तो ऑपोजिशन का लीडर का मतलब होता है वो, उसका काम है ऑपोजिशन के लीडर को, ऑपोजिशन के सभी सांसदों को एकजुट करना, समझ में आया। और जो यहाँ पे लीडर होगा वो सरकार के सभी सांसदों को एकजुट करेगा, समझ में आया। तो ये नेता प्रतिपक्ष, और ये नेता ऐसे समझ में, विपक्ष का नेता हो गया और ये सदन का नेता हो गया, सरकार का नेता। तो यहाँ पे पीयूष गोयल बैठेंगे, और जब ये नहीं होंगे तो मुख्तार अब्बास नकवी बैठेंगे, समझ में आ गया। बाकी राज्यसभा क्या है आपको पता ही है, राज्यसभा देश का संसद का उच्च सदन है। क्या है, हायर हाउस, अपर हाउस है, उच्च सदन है, ठीक है। जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, कभी भंग नहीं होती है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, इसके सदस्यों का 6 वर्ष। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। अभी कुल सदस्य आपसे पूछा जाए तो कितने हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 245 हो सकते हैं, लेकिन अभी इतने नहीं हैं। अभी कितने हैं, 245 हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। एक बार मैंने समझाया था, फिर आज मैंने बता दिया। अगला आज का 5वां क्वेश्चन, कि देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा। द फर्स्ट इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ अगर यूपी का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ तो डेफिनेटली ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये स्थापित कहाँ हो रहा है बच्चा, नोएडा में स्थापित हो रहा है। ये क्या है समझते हैं, देखिए, गवर्नमेंट टू सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा। विरासत संस्थान मतलब एक ऐसा संस्थान जो भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में रिसर्च करेगा, और वहाँ पर इसी के संबंध में पठन पाठन यानी स्टडी का कार्य होगा। तो ये कौन है, ये हैं भैया कल्चर मिनिस्टर हैं, संस्कृति मंत्री हैं किशन रेड्डी जी। तीनों ने पार्लियामेंट को बताया कि हम एक ऐसा संस्थान बनाने जा रहे हैं जो विश्व भारत की विरासतों को क्या करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, उस पर पठन पाठन का कार्य करेगा। तो इसमें क्या क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं। पीएचडी देखा, पीएचडी कोर्सेज होंगे, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ठीक है, मेसोलॉजी, आर्काइवल स्टडीज, जितने भी हिस्ट्री के अलग अलग जो ब्रांच होती हैं उससे रिलेटेड, स्पेशली भारत के कल्चर से रिलेटेड क्या किया जाएगा, पीएचडी कोर्सेज होंगे, समझ में, रिसर्च किया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो नोएडा यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको पता ही है कि लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या सर्वाधिक है पूरे देश में, ठीक है। कई राज्यों से घिरा है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर इधर बिहार, ठीक है। इधर से नेपाल इससे के साथ बॉर्डर बनाता है। इसके सीएम कौन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं। एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा, और इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो है इसके बारे में फैक्ट था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, कि पेरुकुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि पेरुकुलम गांव जो कि देश का पहला पुस्तकों का गांव घोषित किया गया है, किस राज्य में है। पेरुकुलम विलेज हैज़ बीन नेम्ड द फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स ऑफ कंट्री। फर्स्ट विलेज ऑफ बुक्स, किताबों का गांव बोल दिया गया है। ऐसे गांव कहाँ हो सकते हैं, जाहिर बात है केरल में, क्योंकि जहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा होगा वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होगी। क्या है ये समझते हैं। देखो भैया, क्या है, पूरे गांव में लाइब्रेरी बनाया गया है। क्या बनाया, बहुत बड़ा लाइब्रेरी बनाया गया है। वहाँ पर पठन पाठन यानी कि पढ़ने पढ़ाने, रीडिंग की कैपेसिटी को प्रमोट किया जाएगा। कहाँ, केरल में एक गाँव है जिसका नाम है पेरुकुलम, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से है, कोल्लम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में ये है स्टेट। समझ में आ गया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ,
समझ में आया। अब केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल केरल इसे कहा जाता है नोन एज गॉड्स ऑफ ऑन लैंड। इसका मतलब भगवान का खुद का घर है ये, ऐसा बोला जाता है, गॉड्स ऑफ ऑन लैंड। ठीक है, नोन एज गॉड्स ऑन लैंड। ठीक है, कैपिटल इसका क्या है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, इसके सीएम कौन है, पी विजयन है। गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ हैं। नेशनल पार्क का 3 है प्रमुख, साइलेंट वैली, एराविकुलम और पेरियार। और एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर अगस्त्यमलाई। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केरल के बारे में था। आज जो है 6 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को प्रमोट कीजिए, जिससे मुझे मैं और ज़्यादा लेक्चर ले सकूँ। और हाँ, जो है बहुत जल्द मैं आपको क्लास में भी मिलने वाला हूँ, 1 या 2 दिन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।